जब आप बात करते हो जीरो केल्विन की, जब टेम्परेचर कितना होता है जीरो केल्विन, तो किसी भी टाइप का कोई भी मोशन यहाँ दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में नहीं होता है। आर क्या दिखा रहा है? दो एटम्स के बीच का सेपरेशन। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों एटम। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो आएगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग होगा। 4 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वाटर का बिहेवियर भी नॉर्मल मटेरियल्स के जैसा ही है, लेकिन 4 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर रहता है तो उस टेम्परेचर रेंज में 0 से लेकर 4 के बीच में वाटर जस्ट उल्टा बिहेव करता है। हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आपको बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। अगेन बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से हम कवर करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन, नाम से ही पता लग जाता है कि एक्सपेंशन मतलब फैलना और थर्मल मतलब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, या आप कहें कोई भी चीज के अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो उसके साइज में जो है बढ़ोतरी होगी, टेम्परेचर को अगर कम करोगे तो उसका साइज जो है वो कम होगा। बस इसी को जो है हम इस आज के लेक्चर में समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए, भाई थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है आखिरकार, तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा यहां, एक मिनट, तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई अगर कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर क्या होंगे? ऑब्वियसली एटम्स होंगे, एटम मॉलिक्यूल, और वो अपनी जगह पर क्या होंगे? वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो जब आप बात करते हो जीरो केल्विन की, जब टेम्परेचर कितना होता है? जीरो केल्विन, तो किसी भी टाइप का कोई भी मोशन यहां दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में नहीं होता है। एटम मॉलिक्यूल कुछ भी जो है वो वहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हो? ग्रेटर देन जीरो केल्विन करते हो, तो यहां पर जो है मोशन आने लग जाता है। और मोशन आने लग जाता है तो सॉलिड्स की जनरली आप बात करोगे तो सॉलिड्स में ये मोशन कैसा होगा? ये होगा वाइब्रेशन वाला। तो ये वाइब्रेट करेंगे, तो ये जब वाइब्रेट करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ कम जाते हैं और उस तरफ ज्यादा जाते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम से ये जो है राइट साइड वाला जो एक्सट्रीम है वो ज्यादा दूरी पे होगा कंपैरेटिव टू लेफ्ट वाला एक्सट्रीम। सिमिलरली इस वाले के लिए अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एक्सट्रीम होगा ये कंपैरेटिवली कम दूरी पे होगा, कम, अगर आप कंपेयर करोगे किससे? लेफ्ट वाले एक्सट्रीम से। तो अगर ऐसा वाइब्रेशन होगा तो इनका जो मिड पॉइंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, और जितने ज्यादा टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा। जैसे अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये फिर क्या होगा? ये इधर और ज्यादा जाएगा और इधर जो है थोड़ा सा कम जाएगा। ऐसे ये जो है वो इधर ज्यादा जाएगा और इधर जो है थोड़ा सा कम जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा एसिमेट्रिक वाइब्रेशन आप कह सकते हो, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये इधर कम जा रहा है और इधर ज्यादा जा रहा है तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि मीन पोजीशन जो है या मिड पॉइंट जो है दोनों एक्सट्रीम का वो शिफ्ट होते जा रहा है, वो और इधर होते जा रहा है। तो पहले जब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थे तब इनके बीच की सेपरेशन आप कह देंगे कि ये थी। फिर वाइब्रेशन बढ़ने लगी तो सेपरेशन यहां पर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर वाइब्रेशन और बढ़ती है तो सेपरेशन यहां पर और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम उसका एवरेज पोजीशन जो है वो मिड पॉइंट से निकालेंगे। तो ऐसा लगता है जैसे कि दो एटम्स के बीच का सेपरेशन टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहा है। बस यही वजह है एक्सपेंशन की, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ यही वजह है एक्सपेंशन की। तो आप बस इतना सा ध्यान रखें क्या, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन वो भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और हर दो एटम के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी दो की बीच, मतलब इन दो की बढ़ेगी उन दो की कब होगी, नहीं, हर दो एटम के बीच की सेपरेशन जो है वो बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो थर्मली एक्सपैंड कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यहां क्या, कि जो एक्सपेंशन होता है वो होता है फोटो
ग्राफिक एक्सपेंशन। किस टाइप का एक्सपेंशन है ये? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। हालांकि रियल लाइफ में हम फोटोग्राफिक एक्सपेंशन तो नहीं देख पाते हैं है ना, क्योंकि हीट जो है वो हर जगह से सेम टाइप की नहीं मिल पाती है। जैसे मान लो अगर तुमने कोई मेटल लिया, अब तुम जानते हो यार, अगर मान लो तुम नीचे से इसको हीट दे रहे हो तो नीचे वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होगा कंपैरेटिव टू ऊपर वाला हिस्सा, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो उस केस में रियल लाइफ में आपको फोटोग्राफिक एक्सपेंशन देखने को इतना इजीली नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारे यहां पर कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां हमारे कोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की बात करेंगे, है ना। तो हमारे कोर्स की अगर हम बात करें तो हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की बात की जाएगी। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ये विचार तो आ रहा होगा कि सर जी ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन से मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज, कि ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन से मतलब है क्या आखिरकार। तो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है भाई? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे एक फोटोग्राफ होती है भैया ना, आजकल हम मोबाइल यूज करते ही हैं, है ना, मतलब कि हर चीज आजकल तो क्या हो गई है, डिजिटाइज्ड हो गई है। तो आप मोबाइल में एक पिक लेते हो और उसको कई बार आप ऐसा एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके देखते हो, ठीक है, या जूम इन या जूम आउट करते हो। तो मान लो कोई आपकी पिक है, मान लो पासपोर्ट साइज फोटो है साहब, ठीक है। अब ये पासपोर्ट साइज फोटो है तो इसको जब आप एनलार्ज करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका मुंह जो है वो बड़ा हो जाएगा, आंखें जो है वो छोटी हो जाएंगी, है ना, और या एक आंख बड़ी हो जाएगी एक आंख छोटी हो जाएगी, ठीक है, या शर्ट या कंधे जो है इनकी साइज उतनी रहेगी, बस मुंह बड़ा होता जाएगा। अगर आप एक फोटोग्राफ को एनलार्ज करोगे तो इक्वली अमाउंट में उस फोटोग्राफ का हर हिस्सा जो है वो भी एनलार्ज होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एनलार्ज करने से आंखों का साइज जो है वो दोगुना हो गया है, तो नाक का साइज भी दोगुना हो जाएगा, पूरे चेहरे का साइज भी दोगुना हो जाएगा, शर्ट में जो बटन होंगे उनका भी साइज दोगुना हो जाएगा। मतलब हर एक हिस्सा उस फोटोग्राफ का इक्वली मैग्नीफाई होगा, या अगर आप उसको जूम आउट करोगे तो इक्वली उसकी साइज में चेंज जो है आपको दिखेगा। सेम हमें भी यहां पर इस थियरी में बात करनी है, तो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की बात करनी है। तो यहां पे पहले थोड़ी सी थियरी पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं एट द एटॉमिक लेवल thermal expansion may be understood by considering how the potential energy of the atom varies with the distance. The equilibrium position of the atom will be at the minimum of potential energy well if the well is symmetric. ठीक है, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये यहां पर थोड़ी सी एक बात समझा रहा है, जो मैंने अभी ये जो बात बताई थी ना, ये जो बात, इसी को थोड़ा समझा रहा है कि आप कैसे समझ सकते हो ये एक्सपेंशन को। एक्चुअली जो दो एटम्स होते हैं उन दो एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ बॉन्ड बन रहे होंगे, और फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर होगी ही होगी। जो कर्व आता है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का, वो कुछ देखने में ऐसा दिखता है। आप जहां पर आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वहां पे बॉन्ड लेंथ आपकी आएगी। ये आर क्या दिखा रहा है? दो एटम्स के बीच का सेपरेशन। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों एटम्स, मतलब आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जब आपकी बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के बीच की सेपरेशन बॉन्ड लेंथ के इक्वल है, तब वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और तब दोनों के दोनों एटम्स कैसे रहेंगे? अपने इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब आप एक बात को समझना, मान लो आपने क्या किया, यहां पर इनकी सेपरेशन को बढ़ाया आपने। सेपरेशन को बढ़ाने से क्या होगा? सेपरेशन को बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी साफ दिख रहा है कि लोअर से कुछ हायर हो जाएगी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपको मिलेगी। क्या आपको दिख रहा है साफ साफ कि दिस गैप इज लेस एंड दिस गैप इज मोर? मतलब अगर आपने इन एटम को मान लो यहां तक खींच लाए
तो पहले आर नॉट थी और अभी आपने सेपरेशन कर दी कुछ आर नॉट प्लस ए। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज व्हाट, दिस इज ए। यहां पे सेपरेशन है आर नॉट प्लस ए। इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने देखा होगा ना स्प्रिंग को आप मीन पोजीशन से जितना खींचते हो उतना ही वो इस तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्व होता है सिमेट्रिक। यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो एट x इक्वल्स टू प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी सेम आती है। तो अगर आप 2 सेंटीमीटर खींचोगे तो वो 2 सेंटीमीटर ही मीन पोजीशन से इधर भी जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पे कर्व में सिमेट्री नहीं है, यहां अगर आप सेपरेशन को a से बढ़ाते हो तो वही सेम पोटेंशियल एनर्जी आपको कहीं आर नॉट माइनस बी पे मिल जाएगी, और वो आर नॉट माइनस बी जो होगा वो आपको दिख रहा है कि मीन पोजीशन से ये इधर कम जाएगा और इधर ज्यादा जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस एसिमेट्रिक कर्व यहां पर ये कहानी होती है कि इधर ज्यादा जाता है और इधर कम जाता है। ये बात भी मैंने बता दी। अब अगर ये बात किसी को नहीं भी समझ में आ रही है तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई नहीं पूछने वाला, बिल्कुल कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर बोल रहा है कि अगर सिमेट्री होती, अगर इस कर्व में जहां सिमेट्री नहीं है, अगर सिमेट्री होती तो क्या होता? सिमेट्री होती तो भाई साहब सीधी सी बात है, जितना सेपरेशन बढ़ती उतना ही कम हो जाती। एट अ गिवन टेम्परेचर ईच एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम रहती, क्योंकि जितना वो एक्सपैंड होता उतना ही वो कंप्रेस होता, क्योंकि सिमेट्री है। ओके, एंड इट्स एवरेज रिमेन्स एट द मिनिमम पॉइंट इफ द शेप ऑफ द वेल इज नॉट सिमेट्रिकल, जैसा कि असलियत में है। द एवरेज पोजीशन ऑफ द एटम विल नॉट बी एट द मिनिमम पॉइंट। तो एवरेज पोजीशन जब जो है वो मिनिमम पे नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज and the average position is located at a greatest interatomic separation. This increases separation. Okay, this increased separation is manifested as expansion of the material. तो ये जो कहानी है क्या कि जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इधर ज्यादा जाएगा और इधर कम जाएगा, तो वो मीन पोजीशन जो है ना, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि दो एक्सट्रीम के बीच का पोजीशन। तो ये इधर कम जा रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है, तो मिड पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, और मिड पॉइंट शिफ्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि वो एक्सपैंड हो रहा है। तो यही कहानी है एक्सपेंशन की, यही रीजन है एक्सपेंशन का। अब द एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट इज लाइक अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंशन होगा वो फोटोग्राफिक होगा। ठीक है, तो ये कहानी तो हम पढ़ लिए एक तरीके से एज अ थियरी। ठीक, इसको दिमाग में रखना है, जब भी सवाल करेंगे इस कहानी को दिमाग में जरूर रखना है। जैसे कि अब ये सवाल है, इस सवाल में आपको कह रहा है इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, ऑब्वियसली इस बॉडी का टेम्परेचर, देन विच डायमेंशन विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग फिगर। ये है क्या वो मैं समझा देता हूं। तो यहां पर जो है आपको क्या दिया गया है, आपको यहां पर एक प्लेट दी गई है जिसके अंदर एक कैविटी है, एक होल है ना, सर एक प्लेट दे रखी है उसमें एक सर्कुलर कैविटी है, और ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, ये C है और ये D है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहां पर क्या बढ़ेगा या फिर क्या कम होगा या क्या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अक्सर पहली बार जब लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है ठीक है सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये साइज भी बढ़ेगी, ये साइज भी बढ़ेगी। उनको ऐसा लगता है कि L बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना फैलता है। मतलब माइंड में ये चीज रहती है कि एक्सपेंशन का मतलब फैलना। तो पहले कहेंगे L बढ़ेगा सर, B भी बढ़ेगा सर, और सर C जो है ना वो C कम होगा, क्योंकि ये बात जो है ना गलत है। ये चीज तो सही है लेकिन ये बात गलत है। D के बारे में उनको लगता है अच्छा ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा तो D भी बढ़ेगा। बात बिल्कुल सही है। अब उन्हें क्यों लगता है, कई बच्चों को पहली बार में पढ़ के क्यों लगता है, सर आपको क्या लगा था? यार मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार पढ़ के, जब मेरे को ये पता नहीं था फोटोग्राफिक एक्सपेंशन के बारे में। पहली बार पढ़ के ऐसा लगता है कि अच्छा यार ये तो जो है ना वो एक्सपैंड ही होना चाहिए। एक्सपैंड होना चाहिए मतलब फैलना, एक्सपेंशन मतलब फैलना, कि वो जगह जो है उसको बढ़ाना चाहेगा। तो ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसा फैल जाएगा इस तरफ। तो देखो ये फैला तो L बढ़ गया, B बढ़ गया, और इसको फैलने के लिए जगह इधर मिलेगी तो ये इस तरफ फैल जाएगा।
तो ऐसा लगता था कि ये फैलेगा इधर तो C जो है वो छोटा हो जाएगा। असल में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां तक ये जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जरा आप सोचिए, अगर यहां पर ये कुछ इस तरीके से फैलता है तो मैं कुछ एटम्स बनाता हूं, है ना, जो पहले उनकी पोजीशन, तो मान लो एक एटम मैंने ये बनाया, एक 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 ये, ऐसे करके मैंने कुछ एटम्स बना दिए। अब ये एटम यहां आ गए हैं, तो भाई क्या लग रहा है, इन एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? थोड़ा सा गौर करो। पहले जो ये गैप था, ये वाला गैप और ये वाला गैप, कौन सा बड़ा है? तो किसी भी समझदार इंसान को यह बात समझ में आ जाएगी कि सर जी पहले इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा था, अब इन दोनों के बीच में गैप कम हो गया है। और फोटोग्राफिक एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन का मतलब तो यह है कि हर पेयर के बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए। हर पेयर के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यहां तो कम हो गया। अब तुम कहोगे सर देखो लेकिन इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था ना वो तो बढ़ गया। अरे इन दोनों के बीच का बढ़ गया होगा, लेकिन क्या सबके बीच का बढ़ा? क्या नहीं। तो एक्सपेंशन हमेशा ऐसा होगा कि हर पेयर के बीच का सेपरेशन बढ़े। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इधर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस टाइप का एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो चीज है वो एक तरीके से गलत इस वजह से हो जाएगी। एक्चुअली ये ऐसे एक्सपेंड ना हो करके कुछ ऐसा एक्सपेंड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपेंड होगा, तो यहां पर ये जो है थोड़ा आगे चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा और अभी गैप बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी यहां तक। ठीक है, अब कई जनों को अभी भी अगर नहीं लग रहा है तो मुझे बताओ भाई तुम क्या बात कर रहे हो? पता है तुम ऐसी बात कर रहे हो कि सर जी हम हमारी फोटोग्राफ को जूम इन कर रहे थे तो हमारी आंखें जो है वो छोटी होती जा रही थी। ठीक है, या मैंने ऐसे मुंह खोला हुआ था ऐसा आ करके, तो ये होल है, तो ये होल जो है वो छोटा होता जा रहा है, बाकी मुंह बड़ा होता जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। मतलब कईयों को ऐसा लग रहा होगा ना, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो फिर सर डी कैसे बढ़ेगा? डी तो कांस्टेंट रहना चाहिए। सर अगर आप खुद सोचो ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा तो डी तो कांस्ट, अरे भाई डी क्यों कांस्टेंट रहेगा? तुम खुद सोचो, तुमने ऐसा मुंह फाड़ा हुआ है और फोटो खिंचा रहे हो ऐसा आ करके, तुम अपने फोटो को अगर जूम इन करोगे तो तुम्हारा मुंह भी बड़ा होगा, ये होल माउथ का जो ओपनिंग है वो भी बड़ा होगा और हर साइज जो है वो इंक्रीज होगी। तो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, तो यहां पर हर एक चीज जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑल मींस ए, अरे ए बी सी तो है ही नहीं, एल बी सी और डी, ये सब जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा यहां पर। तो ये ध्यान रखना। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले सवाल की। यहां पे भी आपको ये बताना कि क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा और क्या कांस्टेंट रहेगा। हालांकि सवाल में तो ये पूछा कि क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या दिया हुआ है। एक रिंग दी हुई है जिसमें से कुछ इतना हिस्सा काटा हुआ है, इसकी इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस नहीं दी गई है, थिकनेस दी गई है बी, और ये एंगल दिया गया है थीटा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसको हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें एक्सपेंशन आएगा। अब एक्सपेंशन आएगा तो क्या चीज बढ़ेगी और क्या चीज कम होगी या क्या कांस्टेंट रहेगा? तो अगेन अब बच्चे जो है पिछले सवाल को पढ़ करके थोड़ा सा रट लेते हैं तो फिर वो बोल देंगे ठीक है इस बार भी सब कुछ बढ़ेगा, सर ए भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा और सर थीटा भी बढ़ेगा। नहीं, इस बार ओनली ए एंड बी विल इंक्रीज और थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। अब तुम कहोगे यार क्या मजाक है यार, कभी कह रहे हो बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी और अब कह रहे हो हर चीज नहीं बढ़ेगी, थीटा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा थीटा कांस्टेंट? यार एक चीज बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक अल्फाबेट का पिक्चर है, मान लो एल शेप का अल्फाबेट है, ये एंगल तुम्हें दिख रहा है 90, इसकी फोटोग्राफ है ना, मतलब इसकी पिक्चर है, इसकी पिक है तुम्हारे फोन में, तुम एनलार्ज कर रहे हो, क्या इस एंगल को कोई फर्क पड़ेगा? मतलब एनलार्ज करने पर तुम्हें दिखेगा कि वो एल जो था वो पहले ऐसे दिख रहा था अब ऐसा हो गया? बोले क्यों सर? बोले एंगल बढ़ रहा है इसलिए। एंगल क्यों बढ़ेगा भाई? 90
शेप में थोड़ी ना कोई चेंज आ जाएगा। क्यों पहले 90 डिग्री था, 120 बना लेगा, फिर वो खिंचते खिंचते 180 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहां पर एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा सेम टाइप के मटेरियल की अगर आप बात करें तो। हाँ, वो एक अलग बात है, अगर यहां पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हो तब हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप वाला केस हम पढ़ेंगे लास्ट में। ये सेम टाइप का मटेरियल है तो हमारे पास एंगल जो है वो क्या रहेगा, सेम। सर लेकिन फिर ए क्यों बढ़ा, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। तो सर ऐसा कैसे हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा भाई, देखो कुछ ऐसा हो रहा होगा यहां पर। ठीक है, तो हर एक चीज बढ़ गई, ये थिकनेस भी बढ़ गई, रेडियस भी बढ़ गई, इनर रेडियस आउटर रेडियस, लेकिन क्या नहीं बढ़ा, बस थीटा नहीं बढ़ा, बाकी सब बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहानी है फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की। तो अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूलेस पे। अब वही बात, एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, क्या लीनियर हो रहा है ओनली, नहीं, 3 डायमेंशनल हो रहा है एक्सपेंशन तो, है ना। तो हम इसको 3 तरीके से बात करेंगे, पहले लीनियर, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम। ठीक है। अब अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है ना ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है। जो भी अभी हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं एक लेंथ में क्या बढ़ोतरी आएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, या क्या उसमें डिक्रीमेंट आएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब लेंथ ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें रॉड में ही मिलेगी भाई, लेंथ तो हो सकता है तुम्हारे पास एक सर्कल हो, तो लेंथ तो मान लो उसकी एक कॉर्ड भी हो सकती है, उसकी रेडियस भी हो सकती है, उसकी डायमीटर भी हो सकती है, कोई भी एक लाइन उठा लो तुम। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास स्फीयर हो तो स्फीयर के अंदर भी तुम वही बात कर लो। तो ऑब्जेक्ट चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो, लेंथ वाला फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली चीज भाई, वैलिड फॉर 1D 2D एज वेल एज 3D, सभी के लिए ये पिक्चर, ये कहानी जो है वो वैलिड है। दूसरी बात, अब फॉर्मूला क्या कहे फिर, तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में बड़ा सिंपल सी कहानी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लो अपने पास ये एक रॉड थी, मैंने बोला ठीक है सर, रॉड का जो लेंथ था वो था L और टेम्परेचर था T। T टेम्परेचर पे उसकी लेंथ थी कुछ L, चलो इसको T इनिशियल कह देते हैं। हमने क्या किया, हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ बढ़ जाएगी। अब यार वो डिपेंड करेगा मटेरियल टू मटेरियल। अच्छा, कई जनों को लगता है सर लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर ये विड्थ जो है ना कम हो जाएगी क्योंकि आपने खींच दिया। मेरे भाई आपको पहली बात तो ये समझना है कि यहां कोई खींच के लंबा नहीं किया है इसे, ये एक्सपैंड हुआ है तो लेंथ भी बढ़ेगी और ये विड्थ भी बढ़ेगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको यह समझना है इधर कि फाइनल टेम्परेचर जो आपका होगा वहां पे लेंथ बढ़ेगी। हां, अब ये एक अलग बात है कि लेंथ में जो बढ़ोतरी है वो कहीं पे तुम्हें आसानी से देखने को मिल जाएगी, कहीं पे बिल्कुल ना के बराबर एक्सपेंशन होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये जो एक्सपेंशन है डेल्टा एल, जो लेंथ में बढ़ोतरी आई, ये प्रोपोर्शनल आता है अपने लेंथ के, कौन सी लेंथ, इनिशियल टेम्परेचर पे जो लेंथ थी। तो एल क्या कहा जाता है यहां पर, एल इज द नेचुरल लेंथ, एल इज नेचुरल लेंथ एट टी इनिशियल। ऐसे ही एल प्लस डेल्टा एल इज नेचुरल लेंथ एट टी फाइनल। तो ये अपने अपने टेम्परेचर की नेचुरल लेंथ है। तो जो चेंज आएगा लेंथ में, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट इनिशियल नेचुरल लेंथ। सिमिलरली इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज्यादा चेंज। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है अपने पास वो बन जाता है क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो यहां एक कांस्टेंट लगता है जिसको अल्फा सिंबल में ले रहा हूं, तो फॉर्मूला आ जाता है कुछ इस टाइप का। अब ऐसे मत बोलना सर ये क्या कर दिया आपने, ये भी वही ये भी वही, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है ना। सर आपने तो दोनों ही सेम बना दिया। अब मैं बनाता सेम टाइप ही हूं तो मैं क्या करूं भाई, है ना। तो ये आपका क्या है, अल्फा, और वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि अल्फा है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट
ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको कहा जाता है। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई है आपके पास अल्फा एल डेल्टा टी। तो आपको अल्फा गिवन है, एल गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, तो आप डेल्टा एल निकाल सकते हैं। मतलब देखो कुल मिला के 1 2 3 4 क्वांटिटीज है, इनमें से कोई भी 3 गिवन होगी तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो तो बेसिक टाइप के फॉर्मूले हो जाएंगे। अब बात करें डेल्टा एल को, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? डेल्टा एल को बिल्कुल आप अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और ये आ जा रहा है आपके पास कितना, अल्फा एल डेल्टा टी। अब एल फाइनल को अगर आप मान लो कुछ एल डैश कहना चाहते हो, एल इनिशियल को आप एल कहना चाहते हो, है ना, जो कि एल था ही, तो आप यहां से लिख सकते हो कि एल डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपको जिस तरीके से याद रखना है उस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखो, चाहे ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, दोनों ही एक ही बात है ना। तो ये जो है आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे कई बार आपसे क्या है ना, परसेंटेज चेंज भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी में हो, ऐसा नहीं लेंथ में ही, किसी भी क्वांटिटी में हो, उसका मतलब ये यही रहेगा, चेंज इन दैट क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। और आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है कि डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू है अल्फा डेल्टा टी, तो यह आ जाएगा आपका अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। इंटू 100%, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। तो ये आपका परसेंटेज चेंज भी आ ही जाएगा। साथ ही साथ हमने अभी कुछ दिनों पहले इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है, और वहां हमने ये देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन इसके बारे में पढ़ा था। अक्सर यहां पे एक बच्चे बहुत ही गलत कंसेप्ट जो है उस पे उनकी नजर चले जाती है। उनको क्या लगता है कि भाई क्योंकि यहां पे है ना लेंथ बढ़ गई है, तो अगर किसी से पूछा जाए कि भैया बताना अभी इस वाले पोजीशन पे स्ट्रेन कितना है, तो अगर उनसे पूछा जाएगा स्ट्रेन कितना है, तो बड़े एकदम खटाक से जवाब देंगे डेल्टा एल बाय एल, जो कि एक गलत जवाब है। अब तुम कहोगे क्यों गलत जवाब है? स्ट्रेन तो सर आपने यही पढ़ाया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ। गलत जवाब इसलिए मेरे भाई क्योंकि स्ट्रेन तब आता है कि जब कोई चीज अपने ओरिजिनल या अपने नेचुरल लेंथ में ना हो। स्ट्रेन का मतलब जब वो अपने नेचुरल लेंथ में ना हो सकता है उसकी लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो या कम हो, मतलब या तो वो खिंचा हुआ हो या कंप्रेस्ड हो। यहां पर ये ना ही खिंचा हुआ है और ना ही कंप्रेस्ड है, इसको खींचा नहीं गया है। तुम बोलो खींचा नहीं गया है तो फिर ये लंबा कैसे हो गया है? अरे भाई तुम समझो, जैसे मान लो अभी अगर कोई बच्चा है जिसकी हाइट बढ़ रही है ना, मान लो अभी वो 6 साल का है, 6 साल का है, और मान लो उसकी हाइट कुछ है 4.5 फुट, है ना, ऐसा कुछ है। तो 4.5 फुट तो ज्यादा बोल दिया, चलो जो भी है 10-12 साल का बच्चा है, 4.5 फुट उसकी हाइट है, ठीक है। अब उस वक्त मान लो तुमने क्या किया, उसको ऐसे बोला कि भाई लटक जा किसी उस पे रॉड पे, तो रॉड पे लटक गया, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा उसका हाथ वाथ खींचे होंगे, तो थोड़ा जॉइंट्स के बीच का गैप बड़ा होगा, तो थोड़ा सा उसकी लेंथ में बढ़ोतरी हो गई होगी, कुछ इंचेस, थोड़ा सा लेंथ या उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी थोड़ा सा खिंचा हुआ महसूस कर रही है। तो आप तब कह सकते हो कि हाँ भैया ये स्ट्रेन में, या मतलब तुमने क्या किया, उसके हाथ पकड़े खींचे और टांग पकड़े खींची, थोड़े से जॉइंट्स के बीच का गैप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेस्ड फील करेगी, और हाँ थोड़ा सा हाइट उसकी कह देंगे हम कि अभी बढ़ गई है, उस वक्त वो स्ट्रेन फील करेगा, है ना। लेकिन अभी वही 10-12 साल का बच्चा मान लो अब हो गया है कितना, 17-18 साल का, और उसकी हाइट हो गई है कुछ 6 फुट, ठीक है। तो अब उससे कोई पूछे क्या अभी तू खिंचा हुआ महसूस कर रहा है क्या? बोलोगे नहीं। बोले क्यों? बोले यार यही मेरी नेचुरल हाइट है। या तुम लोग अभी खिंचा हुआ महसूस कर रहे हो क्या? तुम बोलोगे हम काहे को खिंचा हुआ महसूस करेंगे सर, हम तो अपनी जो ओरिजिनल नेचुरल हमारी हाइट है उसी में है हम। मैंने कहा यार जब तुम पैदा हुए थे तब तुम इतने से थे, तुमको खींच के ही तो लंबा किया। अरे सर खींच के थोड़ी ना लंबा हुए हैं हम, ये तो हम ग्रो करें नेचुरली, ये नेचुरल लेंथ है हमारी। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से यहां पर भी इसको खींचा नहीं गया है, यही इसकी नेचुरल लेंथ है एट दिस टेम्परेचर। हाँ अगर इस टेम्परेचर पे बिना टेम्परेचर बढ़ाए तुम
लेंथ बढ़ा देते तो स्ट्रेन में आता। तो ना ये यहां पे स्ट्रेन में है और ना ही ये यहां स्ट्रेन में है, तो दोनों ही जगह पर स्ट्रेन जो कही जाएगी वो क्या कही जाएगी, वो कही जाएगी जीरो। तो ये स्ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, अब इसी में है ना कुछ और बातें भी कर लेते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक यार, क्वेश्चन का लेवल तो है ना, मैं देखो अब क्या ही बोलूं यार, मैंने बढ़ा के देखा और बच्चे जो है थोड़ा सा पसर गए थे, तो क्वेश्चंस का लेवल तो अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ एक दो चैप्टर्स के लिए तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहता है। वैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर लेवल वेवल बढ़ाओ, है ना, ऐसे मत पढ़ाओ, है ना, लेकिन क्या करें यार, अभी मतलब आप समझते हो भाई, जितनी भूख हो उतना ही खाना खिलाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा खिला देते तो उल्टी हो जाती। तो मुझे लगा शायद आरबीडी में आप बच्चों को ऐसा ही हुआ था। चलिए, तो कंसेप्ट की तो बात कर लेते, तो कंसेप्ट की बात अभी हम करते हैं, और कंसेप्ट की बात अभी मैं करते करते एक पॉइंट पे आपकी नजर डालना चाहता हूं। वो पॉइंट क्या है सुने। जैसे मान लो हमारे पास अगर ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, अब ये दो पॉइंट्स हैं, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? कौन सा फॉर्मूला सर? वही यार, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी फाइनल लेंथ। बिल्कुल लगा सकते हैं आप, नो डाउट, आराम से लगाएं। क्योंकि वो क्या होगा यार, आप खुद सोचो, यहां अगर एक रॉड होती तो वो भी फोटोग्राफिकली एक्सपैंड करती। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो क्या हुआ, ये भी फोटोग्राफिकली एक्सपैंड करेगी। बात तो वही रहेगी ना। बस ये ध्यान रखना है कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ जो अपना थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग होगा, ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल का, स्टील, ब्रास, इनका अलग अलग होगा। वो स्टील का अलग है, ब्रास का अलग है। आई बात समझ में? तो यहां मैं कह रहा हूं कि इधर भी आप लगा सकते हो। ठीक, अब सुनना एक चीज, मान लो आपके पास कोई ऐसी रॉड आ जाती है, ऐसे अजीबोगरीब शेप की, तो क्या इस ए से बी के बीच का जो लेंथ है, इस लेंथ के लिए भी क्या मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूं? L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल लेंथ इज L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जी हां बिल्कुल, आप इस रॉड के लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज L डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सर बट ऐसा कैसे? मैंने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर मान लो एक ये पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट होती, भाई बात वही है, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। तो तुम खुद सोचो, अगर ये सीधी रॉड होती और उसमें मान लो 2 गुना लेंथ बढ़ गई, या के टाइम्स जो है लेंथ बढ़ गई, तो आड़ी टेढ़ी रॉड होगी तो भी ये लेंथ तो के टाइम्स ही बढ़ेगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन को क्या फर्क पड़ता है कि शेप कैसा है? सिंपल सी बात है, अगर आपने 2 टाइम्स एनलार्ज किया है तो चाहे फिर वो ट्राइंगल हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, स्फीयर हो, आड़ा टेढ़ा शेप हो, 2 गुना होगा ही होगा शेप, है कि नहीं बात? तो बस, तो कैसा भी शेप हो, कुछ भी हो, आप लीनियर लेंथ के लिए अगर आप फॉर्मूला लगा रहे तो बेझिझक आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही लल्लू, मतलब एकदम स्कूल लेवल का भी बहुत ही बेसिक वाला सवाल है। बोला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 100 डिग्री, और अल्फा जो अपने को दिया गया है वो इतना दिया गया है। अच्छा तुम बोलोगे सर अल्फा की यूनिट, मैंने कहा सुनो, अल्फा की यूनिट में क्या दिक्कत है? डेल्टा एल कितना था? बोले सर अल्फा एल डेल्टा टी था। मैंने कहा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले सर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एल मीटर में, एल बी मीटर में, डेल्टा टी जो है या तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में मेजर होगा, तो अल्फा की वैल्यू या तो आप पर डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी या पर केल्विन मिल जाएगी, दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है यहां। तो ये आप जो है वो ध्यान रखना। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सवाल की। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज
व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? तो भाई हम जानते हैं कि परसेंटेज चेंज का मतलब है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%, जो कि यहां से आ जाएगा कितना, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। कुछ नहीं, बस अल्फा की वैल्यू डालो। अब तुम देखो कितना कम आती है अल्फा की वैल्यू, किस ऑर्डर की रहती है अल्फा की वैल्यू, 10⁻⁵। इसलिए तो एक्सपेंशन कंप्रेशन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटी वैल्यू है। और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया आपने, 100 से। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे केल्विन में लो के डिग्री में लो, क्योंकि यहां पे डेल्टा टी और इनटू ये आ जाएगा आपका 100%। तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये आ जा रहा है 10⁻⁴, ये 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 0.2%। खत्म। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। एकदम बेसिक सा ये सवाल था अपने पास, ठीक है। तो इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल और भी आसान है, उसमें कुछ खास नहीं। क्या बोल रहा है, टू रॉड्स, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेड ऑफ स्टील, having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। ठीक है, बोल रहा है कि यार दो रॉड्स जो थी उनको मिला के हमने एक सिंगल रॉड बना दी। ठीक है, तो लेंथ जो है वो टोटल लेंथ कितनी कही जा रही है, वो कही जा रही है L1 प्लस L2। एल्यूमिनियम की लेंथ है L1 और इसकी L2। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम एंड स्टील इज, इसका है अपना अल्फा ए और इसका है अपना अल्फा एस। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट व्हेन देयर टेम्परेचर आर रेज्ड बाय T डिग्री, देन फाइंड द। तो कह रहा है कि दोनों का जो लेंथ है वो सेम अमाउंट से बढ़ता है। खैर इसका तो कुछ लेना देना था ही नहीं, फिर दोनों का लेंथ अगर सेम अमाउंट से बढ़ता है मतलब डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू अल्फा ए L1 डेल्टा टी। कितने से बढ़ाया टेम्परेचर हमने, T डिग्री से बढ़ाया। ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी। और दूसरे की क्या आ जाएगी, दूसरे में भी इतना ही चेंज आया है, तो वो आ जाएगा अल्फा बी L2T, है ना, अल्फा बी नहीं अल्फा स्टील, अल्फा स्टील L2T। आपके पास यहां से आपको ये दिया गया है कि चेंज इन लेंथ इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है साहब, तो हमने सेम लिख दिया। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस L2। L1 अपॉन L1 प्लस L2 का रेशियो क्या होगा? तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई T से T कटी गया, तो L1 बाय L2 इज व्हाट, इट इज अल्फा एस अपॉन अल्फा ए, एल्यूमिनियम, अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास कहानी यहां से आ रही है। अगर मैं लिखता हूं यहां L1 अपॉन L1 प्लस L2, तो भाई ऐसा कर लेते हैं कि यहां पूरी इक्वेशन को L2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी L2 से डिवाइड किया और इधर भी L2 से डिवाइड किया, और आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, L1 बाई L2 इज अल्फा एस बाय अल्फा एल्यूमिनियम, अल्फा एस बाय अल्फा एल्यूमिनियम प्लस 1। सॉल्व हो हुआ के जो वैल्यू आएगी L1 अपॉन L1 प्लस L2 की, वो आ जाएगी अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा ऑफ स्टील प्लस अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब इस न्यूमेरिकल में फिजिक्स तो कहीं पे थी ही नहीं, है ना, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम इजी सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस की। अभी थर्मल स्ट्रेस, तुम बोलोगे अभी तो कह रहे थे कि कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आएगी क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसे बढ़ने से रोक लेते हैं, बिल्कुल फिर वहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही आएंगी। बढ़ने से रोक लेते हैं, इससे क्या मतलब है सर, मैं समझाता हूं। मैंने कहा यार मान लो ये आपके पास दो रिजिड सपोर्ट थे, और यहां पे आपने क्या किया, एक रॉड उसको रख दिया। तो रॉड की जो नेचुरल लेंथ है वो है आपकी L0। किस टेम्परेचर पे, कुछ T इनिशियल पे, इनिशियल टेम्परेचर पे आपकी जो रॉड की लेंथ है वो है L0। अब आप भी जानते हो कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो ये रॉड एक्सपैंड होगी,
लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये रिजिड सपोर्ट की वजह से रॉड को मैं एक्सपैंड होने से रोक दे रहा हूं। तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर तो बढ़ा दिया लेकिन रॉड को एक्सपैंड नहीं होने दिया। अब यदि रॉड एक्सपैंड नहीं हो पा रही है तो रॉड को क्या लगेगा? रॉड को लगेगा यार कि मेरी लेंथ तो एक्चुअली अभी एल नॉट प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए थी, है कि नहीं? और मेरी लेंथ है अभी है कितनी एक्चुअली में? एल नॉट। तो मुझे बढ़ने नहीं दिया गया है। तो ये रॉड यहां पर ये ना कंप्रेस्ड और ना ही एक्सपेंडेड, कोई फील नहीं कर रही क्योंकि ये इसका नेचुरल लेंथ है। हम क्या बोल रहे हैं? एल नॉट इज व्हाट इट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट टी नॉट। तो एल नॉट जो है वो रॉड की नेचुरल लेंथ है टी नॉट टेम्परेचर पे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रॉड की लेंथ तो बढ़ जा रही है, सॉरी बढ़ नहीं पा रही है, जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं पा रही है। तो ये कैसा फील करेगी? कंप्रेस्ड फील करेगी। तो यहां पर क्यों नहीं बड़ी होगी वो? क्योंकि रिजिड सपोर्ट ने ऐसा इसको बढ़ने से रोका होगा। तो बिल्कुल ये फोर्स भी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गई, स्ट्रेन भी में भी है ये, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फील कर रहा है। नेचुरल लेंथ ये थी लेकिन इतनी है इसकी लेंथ, तो ये कंप्रेस्ड फील कर रहा है। तो स्ट्रेस भी है यहां, स्ट्रेन भी है, यंग्स मॉडुलस। तो अगर आपसे बात की जाए स्ट्रेन की तो हम स्ट्रेन कितना कहेंगे? अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप बोल देंगे कि भाई चेंज इन लेंथ इज व्हाट इट इज डेल्टा एल। कोई बोलेगा चेंज कहां आया लेंथ में? वो तो एल नॉट से एल नॉट पे ही है। अरे मेरे भाई इस टेम्परेचर पे स्ट्रेन एट टेम्परेचर टी एफ, इस टेम्परेचर पे स्ट्रेन है तो इस टेम्परेचर पे इसकी लेंथ ये होनी चाहिए थी लेकिन ये है, तो ये कंप्रेस्ड है। तो कितना लेंथ कम कर दी गई है? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ उसकी एल नॉट नहीं है, एल नॉट प्लस डेल्टा एल है। हालांकि एल नॉट में अगर डेल्टा एल जोड़ोगे तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एल नॉट ही आ जाएगा। ठीक है, तो असल में तो ये लेंथ लिखनी चाहिए लेकिन लगभग लगभग आप ये लिख सकते हो क्योंकि डेल्टा एल बहुत छोटी वैल्यू रहेगी इन कंपैरिजन टू एल नॉट। तो एल नॉट बहुत बड़ा है, डेल्टा एल बहुत छोटा रहेगा, तो एल नॉट में डेल्टा एल को जोड़ोगे तो एल नॉट ही रहना है। और आप जानते हो कि यहां से यहां के लिए ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वैलिड था ही। अगर वो टी टेम्परेचर से टी फाइनल पे लेके आए हैं उसे, तो दिस डेल्टा एल इज एक्चुअली व्हाट इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। वो रख दो वहां पर, तो हम यहां से साफ साफ देख पाएंगे कि जो स्ट्रेन आ रही है इस रॉड में, वो स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मल स्ट्रेन जो आएगा वो आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। इसका उलट भी हो सकता है। इसका उलट ये कि भाई यहां से इसकी वेल्डिंग कर दी होती और टेम्परेचर को कम किया होता। तो वेल्डिंग हो रखी है तो टेम्परेचर कम होता है, ये सिकुड़ना चाहता है लेकिन वो वेल्डिंग की वजह से सिकुड़ नहीं पाएगा। तो लेंथ एक्चुअली में कम होनी चाहिए थी, वो कम नहीं हो पाएगी, तो वो एक्सपैंडेड फील करेगा। अगेन वहां पे यही स्ट्रेन डेवलप होगी। और फिर आप ये भी जानते हो कि यंग्स मॉडुलस अगर आपको पता है, कि y इज द यंग्स मॉडुलस, तो इफ y इज यंग्स मॉडुलस, तो क्योंकि हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बड़ी आसानी से आप यहां पर यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस को क्या बोल देंगे? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, जो कि आपका आ जाएगा इतना डेल्टा टी, और स्ट्रेस जो है वो आ जाएगा एफ बाई ए, जहां पर ए क्या है? ए है ये वाला एरिया। और यहां से आप वो थर्मल फोर्स भी बता सकते हो, तो वो आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये फोर्स भी आप बता दोगे जो थर्मल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा इस जगह पर। तो ये थर्मल स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल, हमने स्ट्रेस भी निकाल ली, ये स्ट्रेस है,
ये स्ट्रेन है और ये वो फोर्स है। इस तरीके से आप ये चीजें यहां पे निकाल सकते हो। सेम चीज एप्लीकेबल होगी जब वो सिकुड़ना चाहेगा लेकिन वो सिकुड़ नहीं पा रहा है तो, ठीक है। तो अब यहां एक सवाल देख लेते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अब जैसे यार इसमें कुछ खास नहीं है, तुमको सीधे सीधे फॉर्मूला देगा, वैल्यूज रख के तुम आंसर निकाल सकते हो। यहां तुमसे पूछा इन द गिवन फिगर अ रॉड इज फ्री एट वन एंड, जैसा अभी जो हमने थियरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो दोनों जगह से वो फिक्स्ड था, लेकिन यहां पे ये एक जगह से तो फिक्स्ड है, दूसरी जगह से फ्री है। एक जगह से फिक्स्ड है, दूसरी जगह से फ्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द रॉड बाय डेल्टा थीटा, मान लो बढ़ा दिया उसको, देन स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रॉड विल बी। तो लोगों को ऐसा लगता है कोई बात नहीं यार, जब दोनों जगह से फिक्स्ड था तो इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही थी, अब एक जगह से फिक्स्ड है तो इसकी आधी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि शायद ये एक्सपैंड जो है ना इधर से तो हो जाएगा जितना हो रहा था, लेकिन इधर नहीं हो पाएगा, तो आधी स्ट्रेन प्रोड्यूस जाएगी। तो अक्सर लोग जल्दबाजी में आंसर ये बोल देते हैं जो कि गलत है ना। तो स्ट्रेन जो आ रही है यहां पे, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज जीरो। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका ये जीरो। क्यों भाई? भाई इसलिए कि आप इस बात को समझो कि अगर यहां पे रिजिड सपोर्ट दे दिया है तो कोई बात नहीं यार, ये इधर नहीं एक्सपैंड हो पाएगा, उधर हो जाएगा, जितना भी होना उधर से तो फ्री है ना। ऐसा थोड़ी ना कि इधर होगा और इधर होगा, तो इधर से रोक दिया तो उधर एक्सपैंड हो जाएगा। जितनी भी लेंथ है, अगर इसकी टेम्परेचर अगर अभी इधर टी इनिशियल पे इसकी लेंथ एल थी, तो टी फाइनल पे उसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। तो दिक्कत क्या है? उधर बढ़ जाएगा वो जितना भी बढ़ना है, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है उधर से, तो देयर विल बी नो स्ट्रेन। इस केस में देयर इज नो स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी। चले तो क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहा है स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड, steel rod is clamped at its two ends and rests on the fixed horizontal base. The rod is in its natural length at 20. Find the longitudinal strain developed in the rod if the temperature rises to 50. अब बोल रहा longitudinal strain बतानी है। अब longitudinal strain भाई ये रहा, फॉर्मूला ये रहा बस सीधे, अल्फा डेल्टा टी। तो कुछ नहीं करना इसमें, longitudinal strain is अल्फा डेल्टा टी, खत्म। अल्फा कितना है वो दे रखा है आपको, 1.2 इंटू 10 की पावर 5। ये जो मैंने थियरी पढ़ाई ना उसी पे क्वेश्चन है बस। और डेल्टा टी कितना दे रखा है? डेल्टा टी जो है 30, 20 से 50, तो ये 30 आ गया बस, और तो कुछ पूछा ही नहीं था। तो ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आ गई। अब यहीं अगर यंग्स मॉडुलस दे देता तो हम क्या कर लेते, हम स्ट्रेस निकाल लेते, एरिया दे देता तो फोर्स निकाल लेते, तो काफी चीजें निकल जाती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले केस की। तो यहां पर अब कुछ इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो किन किन चीजों पे क्या असर पड़ सकता है। तो हम जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम का केस रहता है। सिंपल पेंडुलम में एक्चुअली क्या है कि एक वायर रहता है, उससे हम एक मास हैंग करवा देते हैं और इसको फिर ऐसा ऑसिलेट करवाते हैं, ये ऐसा ऐसा झूलता है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, जब एंगल जब क्या होता है बहुत ही स्मॉल, तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, स्मॉल है, जो टाइम पीरियड आता है अपने पास, टाइम पीरियड का मतलब यहां से यहां जाने में, वापस इधर से अगर चला है तो आगे और वापस पीछे आने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। कुल मिला के दिस टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स, दैट इज एल एंड जी। अब जी जो है अगर तुम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो तो चेंज होगा नहीं। हाँ, अगर इक्वेटर से पोल पे चले जाते हो तो अलग बात है, लेकिन एक ही जगह पे हो तो जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ लेंथ में चेंज जरूर आ सकता है। तो आपको यहां से सीधे सीधे ये समझ में आ ही जा रहा होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इसका मतलब
लेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब कई जो क्लॉक्स होती हैं वो पेंडुलम के ऊपर वर्क करती हैं, मतलब जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके हिसाब से उनका टाइम जो है वो आगे को बढ़ेगा। जनरली एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड कंप्लीट माना जाता है ना, तो उस हिसाब से जो है वो टाइम आगे बढ़ेगा। अब अगर उस हिसाब से टाइम आगे बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पहले एक ऑसिलेशन होने में 1 सेकेंड लगता था तो अब एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा। तो असल में तो 1 सेकेंड से ज्यादा हो चुका होगा, लेकिन क्लॉक क्या दिखाएगी कि भाई 1 ही सेकेंड हुआ है, क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग तो भाई एक ऑसिलेशन होना मतलब 1 सेकेंड, और अब एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो असलियत में 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम गुजर चुका होगा, क्लॉक दिखाएगी भाई 1 ही सेकेंड गुजरा है। तो हम यहां कहेंगे कि जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी, क्लॉक स्लोज डाउन, ठीक है। और वहीं इसी का उलट मैं कहूं कि अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, डिक्रीज करते हो, तो लेंथ भी आपकी डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टाइम पीरियड अगर डिक्रीज होगा इसका मतलब अब वो अपना एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड से जल्दी कर लेगा, तो 1 सेकेंड गुजरा भी नहीं होगा और वो बोल देगा कि 1 सेकेंड हो गया। मतलब मान लो 0.7 सेकेंड गुजरे और वो कह रहा है कि नहीं नहीं 1 सेकेंड हो गया, तो क्लॉक फास्ट हो गई, क्लॉक जो है वो कैसी हो गई, फास्ट, क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो बस जहां जहां भी कहीं पे लेंथ का काम आ रहा होगा तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, तो उस ऑब्जर्व क्वांटिटी में भी चेंज आ जाएगा जिसकी वैल्यू लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अब जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहां पे हम देख लेते हैं। हमें कह रहा है अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हैवी बॉब, मतलब वही मास, इफ इट इज डिजाइन टू कीप करेक्ट टाइम एट 20। तो कह रहा भाई इसकी है ना 20 डिग्री पे ये करेक्ट टाइम देती है, तो हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि 24 आवर्स में कितने सेकंड गुजर जाएंगे। 24 आवर्स की अगर आप बात करोगे तो 1 घंटे में कितना 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो यहां से अगर मैं इसको देखता हूं भाई कितना हो गया, 6 4 24 2 4 3 12 और ये 12, तो 12 12 24 2 2 3, तो ये आ जाएगा 86400। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर 24 आवर्स का मतलब हो गया इतने सेकंड्स, 24 आवर्स का मतलब इतने सेकंड्स। क्यों किया मैंने वो मैं बता देता हूं अभी। सबसे पहले हम बात करें यहां पे किसकी, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं भाई कितना रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा अपना 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, है कि नहीं। अब अगर यहां पे आप चाहते हैं कि भाई टेम्परेचर में चेंज आया है तो टाइम पीरियड में भी चेंज पता किया जाए, तो आपको परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला पता होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा। खैर मैंने तो नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा होगा, फिर भी चलो मैं यहां बता देता हूं एक चीज, पता नहीं क्या पता मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बता दिया हो, कि यदि आपके पास कोई क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दे रखा है k इंटू एक्स की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, और इस x, y और z में परसेंटेज चेंज आपको गिवन है, परसेंटेज चेंज इन x इज x%, y%, z%। परसेंटेज चेंज आपको x, y और z में दिया गया है और आपसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन q, मतलब डेल्टा q बाई क्यू इंटू 100%, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी समझ लेना कि इसका मतलब क्या है, ये है डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100%, ठीक है। तो आप जो Q का परसेंटेज चेंज है वो अगर निकालना चाहते हो, मतलब ये वाली वैल्यू आप निकालना चाहते हो, तो कांस्टेंट को तो भूल जाओ, गोली मारो, पावर को आगे लेके आओ और x का परसेंटेज चेंज प्लस y की पावर को आगे लेके आओ, y का परसेंटेज चेंज प्लस z की पावर को आगे लेके आओ और z का परसेंटेज चेंज। हालांकि एरर के अंदर
क्या होता है कि एरर प्लस माइनस में काउंट होती है, तो यहां पे प्लस माइनस आ जाता है, तो सारी की सारी वो ऐड ही हो जाती है। ये जो है आपके पास रिजल्ट आ जाता है किसका, हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन सम क्वांटिटी। तो टाइम पीरियड के साथ साथ आपको दिख रहा है कि 2 पाई और जी ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एल में चेंज आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप लिखना चाहते हो यहां पे परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, जिसका मतलब होगा ये इट इज इक्वल्स टू, भूल जाओ कॉन्स्टेंट्स के बारे में, एल की पावर कितनी है, हाफ, तो पावर आगे आ जाएगी और एल का परसेंटेज चेंज, एल परसेंट मतलब ये चीज, एल का परसेंटेज चेंज, एल का जो परसेंटेज चेंज आएगा वो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा भाई, वो अल्फा डेल्टा टी, मैं यहां डेल्टा थीटा बोल देता हूं, डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, कितना है वो है 20 डिग्री, अल्फा जो है वो अपने पास 1.2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहां से आपको साफ साफ ये दिख रहा है। अच्छा हमें तो ये बताना क्या है, कितना फास्ट और कितना स्लो हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज भी हटा दो। अपने को परसेंटेज चेंज पूछा नहीं, अपने से तो पूछा कितना फास्ट और कितना स्लो हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड विल बी लाइक दिस। यहां से आपको ये पता लग रहा है कि डेल्टा टी बाय टी इज हाफ, अल्फा इज 1.2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और डेल्टा थीटा कितना आ रहा है भाई, वो आ जा रहा है 20, और ये टी कितना आएगा, टी आएगा 1 सेकेंड, ओरिजिनल टाइम पीरियड 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड में जो चेंज आया वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हाफ इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20। तो टोटल चेंज जो आएगा एक दिन में, तो हर 1 सेकेंड में इतना चेंज आ रहा है, और टोटल कितने सेकंड्स है, इतने सेकंड्स, तो 1 सेकेंड में इतना चेंज, तो इतने सेकंड्स में कितना चेंज, ये इंटू ये। तो आप सीधे सीधे यहां से कह सकते हैं द टोटल चेंज इन टाइम, जो आपको पता लगे कितना फास्ट या कितना स्लो हुई है, तो वो आ जाएगा कितना, डेल्टा टी इंटू 86400, मतलब भाई 2 से 2 उड़ा लो तो ये 1.2, 10 की पावर -5, और ये इतना, जो भी सॉल्व कर कुरा के आ रहा है वो निकाल लेना, वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा ये फास्ट होगी कि स्लो होगी, तो भाई टेम्परेचर बढ़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ये स्लो हो जाएगी, तो इतना क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगी। तो कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पूछा गया था कि एक दिन में कितना स्लो या फास्ट हो जाएगी, तो मैंने देख लिया 1 सेकंड में कितना स्लो या फास्ट हुई है, वो तो इतना जो है वो स्लो हो गई है, 1 सेकंड में इतना स्लो हो गई है, तो टोटल इतने सेकंड्स होंगे एक दिन में, है ना, 24 इंटू 3600, तो मल्टीप्लाई कर तो काम खत्म है कि नहीं। तो ये हमने जो है ना लीनियर एक्सपेंशन का बेसिक अभी हमने पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, अब हम आ रहे हैं अपने सुपरफिशियल या फिर सरफेस एक्सपेंशन के ऊपर, या एरियल एक्सपेंशन के ऊपर। अब एरियल एक्सपेंशन भी कुछ खास नहीं यार, वही सिंपल सी घिसी पिटी सी बातें हैं यहाँ, है ना, कि आपके पास कैसा भी एरिया हो, तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये आपका इनिशियल एरिया है, इनिशियल टेम्परेचर इस पे, तो फाइनल एरिया जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नो डाउट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तो, ठीक है, और यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा ए फाइनल इज इक्वल्स टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वही सेम घिसी पिटी कहानी, द चेंज इन एरिया, द चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल जो एरिया था उसके, और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको बीटा कह देंगे बस। अब जैसे अल्फा जो था वो था आपके पास थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बीटा आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बस इसमें कुछ खास नहीं, ये आ जाएगा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और आपको लिखना है अगर डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू, तो अगेन इट इज बीटा डेल्टा टी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इज बीटा डेल्टा टी, परसेंटेज चेंज इज बीटा डेल्टा टी इंटू 100%, सेम वही कहानी है।
ऐसे ही जब आप बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम पे भी वही सेम कहानी आ जाएगी कि V फाइनल इज इक्वल्स टू V इनिशियल 1 प्लस बीटा की जगह बस गामा आ जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो डेल्टा V इज इक्वल्स टू V इनिशियल गामा डेल्टा टी, या डेल्टा V बाय V इज गामा डेल्टा टी। तो कुछ ऐसा नयापन है ही नहीं इन फॉर्मूलों में, वही सेम सी बातें हैं। आई क्या बात समझ में? तो जैसा याद करना है वैसा याद कर लो। गामा जो है वो क्या आ जाएगा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये जो है वो गामा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यूनिट अल्फा बीटा गामा इन सभी की सेम रहेगी। अब आपके स्कूल के लिए एक बात, आपसे ये रिलेशन काफी पूछ सकता है वो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो उसको भी निपटा लेते हैं भाई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा। तो यार आप जैसे मान लो अगर कहते हो कि मैंने एक क्या लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया और इसकी जो ये लेंथ है ये ए और ये बी, तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इनिशियल एरिया कितना है, तो आप कहोगे ए बी। फिर क्या होता है कि फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो अभी जो है एरिया भी बढ़ जाता है। तो ये जो लेंथ है वो बढ़ के हो जाती है ए डैश, ये वो लेंथ है या विड्थ है जो बढ़ के हो जाती है बी डैश, एरिया भी हो जाता है ए डैश। तो नया एरिया आप ऐसा लिखोगे, नया एरिया इज नई लेंथ इनटू नई विड्थ। अब आपको ये पता है कि भाई ए डैश और ए में क्या रिलेशन है, ए डैश और ए में कुछ ये रिलेशन, नो डाउट ए डैश और ए में ये रिलेशन है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया था, ये टेम्परेचर इनिशियल था और ये फाइनल था। और ए डैश और ए में स्मॉल वाले और बी डैश और बी में क्या रिलेशन है वो भी आपको पता है। तो ये अल्फा डेल्टा टी लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि आप अभी यहां पे लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ए डैश जो है, तो ए डैश को आप लिख सकते हो क्या, कैपिटल ए डैश को स्मॉल ए डैश बी डैश। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बी, और ये तो आपका 1 प्लस बीटा डेल्टा टी था ही। और ए डैश और बी डैश की वैल्यू आप यहां रख दो, ए डैश बी डैश की वैल्यू आप रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ये कहानी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई हो। साफ साफ यहां से ये दिख रहा है ए बी से ए बी कट जा रहा है। इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना। हायर ऑर्डर नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्फा डेल्टा टी आपका बहुत छोटा है, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी, सिंस अल्फा डेल्टा टी इज लेस देन 1, therefore you can write this thing as only 1 plus 2 अल्फा डेल्टा टी। सर तो ये अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो आएगा ही नहीं भाई, इतना ज्यादा एक्सपेंशन कभी होता ही नहीं है रियल लाइफ में भी नहीं। तो आपको साफ साफ इधर से दिख जा रहा है कि बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 2 अल्फा के इक्वल आ रही है। सिमिलरली अगर आप कोई क्यूब ले लेंगे और क्यूब के लिए या क्यूबॉइड के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास गामा जो है वो 3 अल्फा आ जाएगा। तो एक रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज व्हाट 1:2। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपने एक चीज तो प्रूव कर ही दी है, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। दूसरी चीज अगर आप प्रूव करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने वहां पे रेक्टेंगल लिया, आप एक क्यूबॉइड ले लेना या क्यूब ले लेना और फॉर्मूला लगा देना, बाइनोमियल एक्सपैंड कर देना, काम खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे
भाई यहां क्यूबॉइड होता तो एक सी डायमेंशन और आ जाती, तो मैं यहां लिख देता सी डैश, सी डैश इज इक्वल टू सी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। और मैं वॉल्यूम की बात करता तो वॉल्यूम में क्या लिखता, वॉल्यूम आ जाता मेरे पास इनिशियल वी और फाइनल वी डैश, तो इनिशियल वॉल्यूम आता ए बी सी, फाइनल वॉल्यूम आता ए डैश बी डैश सी डैश। और जब मैं यहां मल्टीप्लाई करता तो इधर एबीसी आ जाता, इधर भी एबीसी आ जाता, यहां 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ जाता, यहां 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3 आ जाता, बाइनोमियल एक्सपैंड करता तो 3 अंदर आ जाता, तो ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बात वहीं पे खत्म हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते और आपको ये रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, फटाफट से देखते हैं इसको भी। तो यहां पर क्या कहा गया, यहां पे कहा गया है कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%। तो आप जानते हो कि ये चीज होती है अल्फा डेल्टा टी, दिस वैल्यू इज एक्चुअली 1%। विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के लेंथ में 1% का चेंज आता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। अब भाई बड़ा आसान है मैं क्यों रखूं, बड़ा आसान है, कैसे, अगर आपको एरिया में परसेंटेज चेंज देखना है तो आप जानते हो ये कितना आएगा, ये आएगा बीटा डेल्टा टी इंटू 100%, एंड बीटा इज एक्चुअली 2 अल्फा, और ये वैल्यू आपने अभी देख रखी है कि कितनी आ रही है, ये 1% आ रही है, तो ये कितना आ जाएगा 2%। और इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, वो आ जाएगा 3%, खत्म, कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा गामा डेल्टा टी इंटू 100%, और ये आ जाएगा 3 इंटू अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि गामा की वैल्यू होती है 3 अल्फा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 3%। तो इस तरीके से आप जो है यहां पर ये काम करते जाएंगे। अच्छा वैसे है ना, ये जो सवाल है, मतलब ये जो चैप्टर है, इससे टॉपिक कभी भी जेई पूछता है तो जनरली वो मिक्स करके पूछता है काफी कंसेप्ट, जैसे इलास्टिसिटी और इसको मर्ज करके एक सवाल पूछ लेगा, है ना। तो इस टॉपिक के ऊपर अकेले सवाल तो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, और मिलते भी तो मतलब इतना कोई इतने हार्ड क्वेश्चंस वैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। चलिए तो आते हैं अगले टॉपिक पर और बात करते हैं, तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम की अगर बात की जाएगी तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है, जहां पे V फाइनल इज फाइनल वॉल्यूम, V initial is initial volume, and delta T is change in temperature। और मुझे नहीं लगता कि गामा को बताने की जरूरत है कि वो क्या है ना, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ जो है अपना वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा। अब अगर यहां पर मैं बात करता हूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम जानते हैं कि भाई मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। अब मास में कभी चेंज होगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, इसको भी आप लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, और ये चीज आपके पास एज इट इज आ ही रही है। तो मास में थोड़ी ना चेंज होगा, मास में तो चेंज होगा नहीं, तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि डी फाइनल इज इक्वल्स टू डी इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, और लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं। बाइनोमियली एक्सपैंड करूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कुछ ये 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। ओवरऑल जो बात हमको समझनी है वो ये
कि यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते वक्त डेंसिटी में क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो कम होगी, और टेम्परेचर को कम करने से डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये डेंसिटी में जनरल आपको जो है रिलेशन देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डेंसिटी जो है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है यहां पे, किस केस में, वाटर के केस में। तो हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ वाटर, तो आप ये ध्यान रखें क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। 4 डिग्री पे वाटर जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है उसकी। इसका मतलब ये कि अगर आप बात करोगे तो डेंसिटी का अगर आप कर्व प्लॉट करोगे विथ टेम्परेचर, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कर्व आपको कुछ ऐसा दिखेगा वाटर का। मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी है, 4 से बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन 4 से कम करोगे तो भी डेंसिटी कम होगी। तो 4 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वाटर का बिहेवियर भी नॉर्मल मटेरियल्स के जैसा ही है, लेकिन 4 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर रहता है तो उस टेम्परेचर रेंज में 0 से लेकर 4 के बीच में वाटर जस्ट उल्टा बिहेव करता है। मतलब 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी कम होगी। इसलिए भाई आइस जो है वो फ्लोट करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर कैविटी मेंटेन होने लग जाती है, वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, तो एयर कैविटी यहाँ पे आने लग जाती है, जिससे कि डेंसिटी यहाँ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। नहीं, लोग सोचेंगे कि सर वो तो सॉलिडिफाई हो रहा है तो सेपरेशन तो कम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से एयर की कैविटी उसमें क्रिएट होने लग जाती है ना, तो इसलिए डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाती है। तो वाटर का केस ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ठीक। तो हमसे अब सवाल पूछ रहा है इसी के ऊपर बेस्ड, और ये 2 सवाल हम करेंगे। ये 2 सवाल फिर भी थोड़े से ठीक ठाक सवाल है ना। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक रखा है, लेकिन ये बस लास्ट के जो 2 सवाल है इसमें से ये सवाल फिर भी इजी है, अगला सवाल थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक मतलब बहुत ठीक भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। नहीं तुम बोलोगे सर पूरे लेक्चर का लेवल ही आपने तो गिरा दिया एकदम, है ना। भाई तो ऐसा भी नहीं है, चीज हर बताई गई है, बस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हाई फाई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यार सच बताऊं तो मुझे अब डर लगता है यार। मुझे लगता है कि मतलब बच्चे पता नहीं किस किस टाइप के कमेंट करते हैं, यार हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेवल को थोड़ा सा नॉर्मल रख के देखा जाए 1-2 चैप्टर के लिए, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने थोड़ा सा लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा, है ना। चीजें हर एक चीज बताई है, कॉन्सेप्ट हर एक बताया है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा नहीं करवाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था तब भी। इसमें थोड़ा सा लेवल मैंने और हल्का रखा है। अब बाकी तुम बोलोगे तो इसका जो अगला टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर, सॉरी अपना कंडक्शन कन्वेक्शन, तो उसमें हम थोड़ी सी बात अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना फिर, है ना भाई, तुमको क्या चाहिए, क्योंकि यार दोनों ही टाइप के बच्चे रहते हैं। लेवल बढ़ा दोगे तो कुछ बच्चे जो है हाहाकार मचाएंगे, लेवल थोड़ा सा कम कर दोगे तो भी कुछ बच्चे हाहाकार मचाएंगे, तो हाहाकार तो मचना ही है ना। चलिए, खैर इस चैप्टर में इतना कुछ ज्यादा चीजें ऐसी कुछ बनती भी नहीं है हाई फाई, है ना। गिनती के कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक। तो वो तुम भी अगर थोड़ी सी मेहनत मारोगे, फाइट मारोगे, तुम्हें पता लग जाएंगे। क्वेश्चंस ही तो होते हैं, क्वेश्चंस तो कहीं से भी कर लो। कह रहा है बॉडी इज फ्लोट, बॉडी इज फ्लोटिंग, a body is floating inside a liquid. If we increase the temperature, then what changes occur in buoyancy force? अच्छा, buoyancy force की बात हो रही है, लेकिन क्या कह रहा है, assume body is always floating in this condition, always is in floating condition। आपको ये कुछ कह रहा है यहां पर कि भाई एक आपके पास कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर तैर रहा है। अब इस पे आपको पता है कि बायंसी जो है वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा
तैर रहा है, लिक्विड दे रखा है, पानी नहीं दे रखा भाई, है ना, लिक्विड दे रखा है। तो इस पे बायंसी लगेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, और नीचे लग रहा होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, और ये बैलेंस्ड है क्योंकि वो फ्लोट किया कर रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेंसिटी वॉल्यूम इन चीजों पे बायंसी का फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बायंसी के फोर्स पे क्या चेंजेस आएंगे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो। नो डाउट पानी नहीं कहा गया है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम होगी। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अज्यूम बॉडी इज ऑलवेज इन फ्लोटिंग कंडीशन। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको रिजल्ट बताना है कि व्हाट विल बी द चेंज इन बायंसी, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। आराम से सोच समझ के इसका जवाब दो। अब मैं जानता हूं बच्चे जो है वो बोलेंगे अरे सर देखो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो सर टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर की कहानी कुछ दे नहीं रखी है, तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगी। मैंने कहा हाँ हाँ यार बिल्कुल डिक्रीज होगी। बस यहीं से बोल देंगे सर डेंसिटी डिक्रीज तो बायंसी फोर्स भी डिक्रीज। तो यहां तक तुम ठीक थे, यहां तक तुम ठीक थे, लेकिन यहां तुम गलत हो गए, क्योंकि तुम ये भूल गए कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम भी है, और सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपने आप इस तरीके से एडजस्ट होता है कि बायंसी कितना लगे कि वो इसको बैलेंस कर पाए, अगर कर सकता है। तुम इस चीज को शायद हो सकता है कुछ बच्चे नोटिस ना कर पाए हो कि वो उसके बाद भी तैर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी अगर वो तैर रहा है, तो भाई बायंसी कुल मिला के बैलेंस कर किसको रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है ना, इसको बैलेंस कर रहा है ना। तो बाद में भी जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है तब भी मास में तो कोई चेंज आया नहीं होगा, और कह रहा है कि वो तैर रहा है अभी भी। अगर अभी भी वो तैर रहा है, इसका मतलब जो बायंसी आप लगा रहे थे पहले, वही बायंसी अब भी लिक्विड लगा रहा होगा, क्योंकि बायंसी तो mg को ही बैलेंस कर रहा है। दोनों ही वक्त वो तैर रहा है तो दोनों ही वक्त वो mg को बैलेंस कर रहा है। सर लेकिन यार ये डेंसिटी तो कम हो गई, तो कोई बात नहीं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर यहां पूछा जाता कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम के साथ क्या होगा, तो हाँ वो बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई है। बिल्कुल, यहां हम सीधे क्या बोल देंगे, यहां हम कह देंगे कि भाई नो चेंज इन बायंसी, नो चेंज इन बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स में कोई चेंज यहां पर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का नहीं, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले भी तैर रहा था, बाद में भी तैर रहा है, तो बायंसी इज बैलेंसिंग mg। हाँ, अगर वो कहता कि यार अब वो तैर नहीं रहा है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर अपने को बताना पड़ता कि भाई क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं। तो आइए देखते हैं कहानी क्या कहा जा रहा है इसमें। यहां पे अपने को कह रहा है इस सवाल में, a cylindrical isotropic solid of coefficient of linear expansion alpha and density rho floats in a liquid of coefficient of volume expansion gamma and density d as shown in the diagram। तो कह रहा है कि भाई आपको यहां क्या दिया गया है कि सिलेंड्रिकल आइसोट्रोपिक, तो इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी अपने को दी गई है रो, और लिक्विड की डेंसिटी दी गई है डी। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो है अल्फा, और लिक्विड का जो वॉल्यूम को एक्सपेंशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है गामा। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड मींस दिस सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये कब कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसमें चेंज ही ना आए। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनो, थोड़ा सा ठीक सवाल है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से सुनना कहानी क्या कह रहा है। मैं समझा दूंगा, उसके बाद तो ये कुछ लगेगा भी नहीं तुमको। एक बार तुम अगर पॉज करके इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। मैं जानता हूं आधे लोग तो कहेंगे मैं सवाल ही समझ नहीं आया। सवाल ये है कि जो ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करो, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में सोचो वीडियो को पॉज करके,
फिर मैं यहां पे तो सॉल्यूशन दे ही रहा हूं। तो तरीका इसका क्या है? तरीका यह है कि मैं सबसे पहले तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला पता करूं कि भाई कितना आएगा। तो हमने बायंसी अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था, फ्लूइड्स की जब हमने बात करी थी। तो वहां से हम ये जानते हैं कि द एक्चुअली द सबमर्ज्ड पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम, मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, सॉरी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमने देखा था। तो यहां से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया गया? वो दिया गया डी, आई थिंक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डी। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डी। डी पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एम नॉट आपका क्या है? एम नॉट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ साथ कोई चेंज ना आए, तो आपको ये समझना होगा कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। डेंसिटी में भी चेंज आएगा, और इस चेंज को आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ, किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। तो गामा ऑफ लिक्विड, और लिक्विड का गामा ही दिया हुआ है अपने को, तो गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। तो यहां से आपको ये साफ साफ दिख जा रहा है कि दिस वैल्यू इज एम नॉट टी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो भाई सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो इस पे डिपेंड करे। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट रहे, ये टेम्परेचर के साथ चेंज ही ना करे। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अगर आप चाहते हो कि इफ वी सबमर्ज्ड इज कांस्टेंट, तो दिस ओनली इंप्लाइज दैट गामा ऑफ दैट लिक्विड मस्ट बी 0। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी पहले सवाल की कि लिक्विड का जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, लिक्विड एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सबमर्ज वॉल्यूम आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटसाइड द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइए बात करते हैं अगली कहानी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, आ जाओ। तो बी वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम तो हम निकाल चुके सबमर्ज वॉल्यूम, निकाल चुके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आउटसाइड द लिक्विड है वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल वॉल्यूम में से सबमर्ज वॉल्यूम माइनस कर दो। टोटल वॉल्यूम हमारी है वी नॉट माइनस ये है एम नॉट बाय डी। इसको मैं कोई क्वांटिटी बोल देता हूं यार, कुछ भी जो भी बोलना है, मान लो क्या बोलूंगा मैं? वी आउटसाइड बोल देता हूं, वी आउट। ये अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इसमें यदि चेंज आएगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। इस वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ चेंज यदि आता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिखूंगा 3 अल्फा डेल्टा टी। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट का अल्फा दिया है मुझे, गामा नहीं दिया है। तो उसका अल्फा दिया है तो उसका गामा होगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस एम नॉट एज इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है कि नहीं? अब आप ये देख लो कि जो आउटर वॉल्यूम जो है उसका फाइनल, उसके अंदर टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से वेरिएशन आएगा। तो ये चीजें तो आप एज इट इज चिपका डालो। जब वी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा, एम नॉट बाई डी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको साथ साथ यहां पे चिपका दो। और ऐसे ही आप क्या करो, डेल्टा टी जो है ना वो अलग से बाहर निकाल लो। तो आपके पास ये आ जाएगा वी नॉट इंटू 3 अल्फा माइनस का एम नॉट बाई डी इंटू गामा, और ये डेल्टा टी।
आ जाएगी। तो आपके पास ये वाली जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ साथ इस तरीके से वेरी करेगी। तो अगर डेल्टा टी के साथ में लिखी हुई चीज 0 हो जाती है तो फिर डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये अगर 0 हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो बस इसको 0 कर दो। तो उम्मीद है तुम बात समझ गए होंगे कि अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए तो उस डेल्टा टी के कोएफिशिएंट को 0 करना है बस। अब हर ऑप्शन में तुम्हें यही करना है। तो यहां पे V0 3 अल्फा को आप बोल देंगे कि गामा m0 बाय डी इसके इक्वल, ठीक है। तो यहां से ये यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऐसा क्यों लग रहा है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको और ढंग से अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है रो, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे ये कटा, ठीक है। और हमें मैंने दो चीजें कैसे लिख दी, गड़बड़ हो गई ना। मास की वैल्यू, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन क्या आ रहा है, 3 अल्फा डी इज इक्वल्स टू गामा रो। यहां से जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा 3 अल्फा डी इज इक्वल्स टू गामा रो, है ना, मतलब रो गामा। ये जो है कहानी आपको यहां से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कर रहा हूं मैं, बस मैं कुछ नहीं, जो क्वांटिटी आ रही है उसमें डेल्टा टी के कोएफिशिएंट को 0 कर दे रहा हूं। आओ एक और सवाल देखते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर आउटसाइड द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट इफ, चलो अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, उम्मीद करता हूं बात थोड़ी बहुत समझ में शायद आ रही हो कि भाई हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे भाई, आउटसाइड वॉल्यूम जो थी आपके पास वो आ जा रही थी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम माइनस सबमर्ज वॉल्यूम। तो ये आउटसाइड वॉल्यूम को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज दिस आउटसाइड हाइट इनटू दिस एरिया इज आउटसाइड वॉल्यूम, आउटसाइड वॉल्यूम को एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से, बेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया तो काम हो जाएगा, ये कहानी बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लो। सेपरेट करके लिखोगे तो तुमको क्या दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। या देखो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो भाई तुम्हारी मर्जी, मतलब तुमको जैसा करना है ना वैसा देख लो। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि भाई ये ऐसे ही लिखोगे। तो ऐसा बोल दो कि भाई टोटल हाइट निकालो, टोटल हाइट तो कांस्टेंट, सॉरी टोटल हाइट निकाल लो, उसमें से सबमर्ज हाइट माइनस कर दो तो ये हाइट निकल जाएगी। तो वही तो दिख रहा है ये कि टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली जो बाहर वाली हाइट है वो टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सबमर्ज वॉल्यूम। अब सबमर्ज वॉल्यूम अगेन इट इज व्हाट, इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास जो है कहानी आ जाएगी। अब यहां से जो चेंज हमको देखने को मिलेगा इसको मैं आगे ही लिखना चाहूंगा यार। यहां पर अगर आप देखोगे तो बाहर वाली जो हाइट है वो आ जा रही है टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस हाइट में जो चेंज आएगा इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का अल्फा मुझे दिया गया है। एम नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ये आ जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, कि वो अपॉन में तो ऊपर चले जाएगा। और एरिया ऑफ ये ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। तो कुछ नहीं, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे कि एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मेरा कुल मिला के काम क्या है, डेल्टा टी के कोएफिशिएंट को 0 करना। बस जैसे ही वो हो जाएगा अपना काम खत्म हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इसको जब ऊपर ले जाओगे तो कुछ ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इधर लिख देता हूं पहले, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस का 2 अल्फा डेल्टा टीटा, 1 को दोनों से, फिर इसको डेल्टा टी मतलब,
फिर गामा डेल्टा टी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा गामा डेल्टा टी और ये आ जाएगा माइनस का 2 गामा अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो भाई ये वाली टर्म हमेशा नेग्लेक्ट हो जाती है क्योंकि अल्फा डेल्टा टी गामा डेल्टा टी ये बहुत छोटी वैल्यूज है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। और यहां से तुमको साफ दिख रहा है कि डेल्टा टी कॉमन निकलते ही आ जाएगा गामा माइनस 2 अल्फा। तुम सीधे ऐसे डायरेक्ट लिखना ही सीखो, यहां से डेल्टा टी कॉमन निकालो और ये आ जाएगा गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये कहानी आएगी यहां पे। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो H0 है 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद और ये M0 D A0 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, इसको तो ऐसा एकदम अलग थलग लिख लो, पेटी में पैक कर लो इसको, और बाकी जो चीज है उसको अलग थलग लिख लो। तो बाकी चीज अपने को क्या दिख रही है, वो दिख रही है H0 अल्फा माइनस का गामा माइनस 2 अल्फा M0 बाय डी A0 और डेल्टा टी, ये पूरी चीज दिख रही है। इसको जो है क्या कर दो, जीरो रख दो। अगर ये चीज जीरो हो गई बस काम खत्म। बस यहां से हम क्या बोलेंगे कि इस पूरी चीज को जीरो कर दो तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। तो हर क्वांटिटी जो भी आपको कह रहा है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कांस्टेंट कब रहेगी, तो कांस्टेंट तब रहेगी जब टेम्परेचर का कोफिशिएंट जो है डेल्टा टी का कोफिशिएंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे H0 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा माइनस 2 अल्फा और ये M0 D और ये A0। ठीक है, तो इस A0 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये A0 और H0 ये टोटल अपना वॉल्यूम आ जाएगा। M0 को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये A0 तो हट गया यहां से, A0 को तो ले गया मैं। ये है अपने पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा। लो भाई आ गया रिलेशन। तो रिलेशन अपने पास कितना आ रहा है, रिलेशन आपके पास आ जा रहा है अल्फा टी इज इक्वल्स टू गामा माइनस 2 अल्फा रो। अब आपको इसको भी उधर लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा डी प्लस 2 रो और गामा रो। ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास कि हाइट जो है आउटसाइड वाली वो कांस्टेंट रहे। ये कहानी आ जाएगी। इस तरीके से जो है आप इनको कर सकते हैं, है ना। इन ऐसे तो फोर्थ वाला जो लास्ट ना वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। इसको तो इसकी वैल्यू निकालना और डेल्टा टी के क्वेश्चन को जीरो करना। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं एक और चीज की, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, फिर इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम। तो यहां एक हम बात कर लेते हैं कि एपेरेंट एक्सपेंशन की बात करते हैं कई बार। एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को भी देख लेते हैं। एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अभी इसको थियरी समझ लो, कोई न्यूमेरिकल समझ लो, जैसा देखना है वैसा समझ लो। तो हमने क्या कहा कि भाई एक कंटेनर है और इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर का गामा दिया हुआ है गामा सी, लिक्विड का गामा दिया हुआ है गामा एल। टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, दोनों चीजें एक्सपैंड होती हैं, कंटेनर भी लिक्विड भी। फुल भरा हुआ है अभी ये लिक्विड। तो आप जानते हो कि यार मान लो अगर जितना कंटेनर एक्सपैंड हो रहा है उतना ही अगर लिक्विड भी एक्सपैंड हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी पानी बाहर आएगा ही नहीं। तो ऐसा लगेगा पानी पहले भी फुल भरा हुआ था, अभी भी फुल भरा हुआ है, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई कुछ एक्सपैंड ही नहीं हुआ। अपीयर ऐसा ही होगा ना। मैं कब मानूंगा कि एक्सपेंशन हो गया, लिक्विड कब एक्सपैंड हो गया, तो तब मानूंगा जब लिक्विड कुछ बाहर आ जाए एपेरेंटली। भाई को यार तुम देख रहे हो, तुम बोल रहे हो अच्छा यार पहले भी ग्लास को देखा फुल भरा हुआ था, अभी भी देखा ग्लास को फुल भरा हुआ है, तो तुम बोलोगे अरे यार ये तो लिक्विड एक्सपैंड ही नहीं हुआ। तो असल में क्या हुआ है, लिक्विड भी एक्सपैंड हो गया, कंटेनर भी एक्सपैंड हो गया सेम अमाउंट से। अब लिक्विड अगर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, कंटेनर कम एक्सपैंड हुआ, तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ, कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, तो लिक्विड क्या होगा, और अंदर चले जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि वो एक्सपैंड होने की जगह कंप्रेस हो गया। तो एपेरेंट एक्सपेंशन का मतलब क्या रहेगा, एपेरेंट एक्सपेंशन का मतलब ये रहेगा कि लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम माइनस कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम, उसको माइनस कर दो। तो जैसे कि हमने कहा कि इनिशियली तो जैसा आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज व्हाट, इट इज सेम, दोनों का सेम ही है। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उसी में पूरा लिक्विड भरा है।
अब जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, इस तरीके से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा इस तरीके से। और अगर थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड बाहर आ गया होगा तो मान लो VL जो है वो VC से ज्यादा है, तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो इसी को बोलेंगे बट एपेरेंट एक्सपेंशन। कि मान लो पहले दोनों 10-10 लीटर थे, फिर एक 12 लीटर हो गया और एक 11 ही हो पाया, तो लिक्विड क्योंकि एक्स्ट्रा 1 लीटर है तो 1 लीटर बाहर छलक जाएगा, तो वही अपने को एक्सपेंशन दिखेगा। तो यहां से वो साफ आपको दिख रहा है कि VL माइनस आप VC जब करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा कुछ ये प्लस, सॉरी, माइनस V, कुछ ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहां से वो जो एपेरेंट एक्सपेंशन आया तो मैं कहता हूं डेल्टा V, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये V गामा L माइनस गामा C। अब ये इस पर्टिकुलर केस में बात हो गई। हो सकता था इनिशियली दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या रहता, वो अलग अलग होता, तो मैं यहाँ पे VL और VC करके सॉल्व करता, उस तरीके से मैं बातें करता, है ना। तो बस ध्यान ये रखना है कि इस तरीके से आप यहाँ पे एपेरेंट एक्सपेंशन निकाल लेंगे। फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया, कंटेनर कितना हो गया, उसको माइनस कर लो, उसके हिसाब से आपका एपेरेंट एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक। यहां जैसे अगर मान लो आपको कह रहा है कि यार एपेरेंट एक्सपेंशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब गामा L ज्यादा होना चाहिए था, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब गामा L कम आ रहा होगा गामा C से, और दोनों का अगर सेम आ रहा है तो एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है ऐसा लगेगा। लास्ट अपना जो टॉपिक है की बात कर लेते हैं, जो है बाईमेटालिक स्ट्रिप। तो बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या कहानी कहती है, बाईमेटालिक स्ट्रिप के अंदर क्या हो रहता है ना कि दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को ऐसा चिपका दिया जाता है, दो स्ट्रिप्स ऐसे रहती है, तो इसकी थिकनेस है कुछ D, इसकी थिकनेस है कुछ D। इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन है α1 और इसका है लीनियर एक्सपेंशन α2। और मान लो तुमको गिवन है कि α1 इज ग्रेटर देन α2, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो क्या होगा कि α1 ज्यादा एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसका लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, कोएफिशिएंट ज्यादा है, और रॉड 2 जो है वो कम एक्सपैंड करेगी, तो ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा और ये कम एक्सपैंड करेगी, तो ये फोर्स करेगा इसको ऐसा बेंड होने के लिए, क्योंकि सीधे तो रह नहीं पाएंगे। तो बेंड होने से क्या होगा, बेंड होने से तुम्हें साफ पता लग रहा है कि आउटर वाले की रेडियस ज्यादा हो गई है तो ये लेंथ ज्यादा होगी, दिस लेंथ इज एक्चुअली मोर देन दिस लेंथ। सही बात है कि एक्सपेंशन जो है ऊपर वाले का ज्यादा हुआ, नीचे वाले का कम हुआ। तो यहां पे ये कुछ ऐसा बेंड होकर ऐसा सर्कुलर आर्क बना लेगा, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूं और टेम्परेचर मैंने कहा यहां पे T1 वहां पे T2, और ये मैं यहां से रेडियस को R बोल रहा हूं, तो इसकी थिकनेस जो है मैंने D बोली, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उसका रेडियस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R प्लस D/2, और इसके मिड पॉइंट का रेडियस आ जाएगा R माइनस D/2, R प्लस D/2 और R माइनस D/2। तो इसकी जो एवरेज लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी R प्लस D/2 इंटू थीटा, R प्लस D/2 इंटू थीटा, एंड दैट इज द फाइनल लेंथ, and that final length is equals to initial length 1 plus alpha delta t। इसकी फाइनल लेंथ आ जाएगी r माइनस D/2 थीटा, और वो आ जाएगा इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड किया, आपके पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा, और यहां से अगर आपको डेल्टा टी α1 α2 और क्या है d पता है, α1 α2 d डेल्टा टी पता है, तो बड़ी आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो। मेन जो चीज है इसके अंदर बस ये कि बायोमेटालिक स्ट्रिप में क्या हो रहा है कि वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अगर इसे ठंडा कर दिया जाता तो ठंडा करने पर ये ज्यादा सिकुड़ता और ये कम सिकुड़ता, तो ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाता, मतलब उस केस में ये ऐसे बेंड हो जाती, ठीक है। तो ये कहानी रहती है बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो फिर बहुत ही छोटे सा एक लास्ट स्लाइड बची है, उसमें अपने से पूछ रहा है कि भाई थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में कह रहा है कि स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल्स ऑफ अ रेलवे। तो क्या किया जाता है कि यहां पर कोशिश की जाती है, तो ये कोशिश की जाती है कि रेलवे ट्रैक्स जब बिछाए जाते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है,
क्योंकि अगर हमने गैप नहीं रखा तो गर्मियों में क्या होगा, मान लो सर्दियों में रेलवे ट्रैक बिछा और दो ट्रैक्स के बीच, मतलब ट्रैक बिछा रहा है तो एक रॉड लगाई फिर दूसरी रॉड लगाई, मतलब रेल ऐसे होती है ना, ये ट्रैक ऐसा होता है, ट्रेन का पहिया एक इस पे चलता है एक इस पे चलता है, तो इन ट्रैक्स ये जो रॉड्स रहती हैं के बीच में गैप्स छोड़ते हैं वो, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में बहुत ज्यादा तो क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगी, और अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है तो एक्सपेंशन की वजह से वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो वो एक्सपैंड होना जरा, उसको जगह नहीं मिली तो वो बेंड हो जाएगा, एक्सपैंड होने के लिए शेप में खराबी आ जाएगी और उससे ट्रैक खराब हो जाएगा, ट्रेन के पटरी से उतरने के चांसेस रहेंगे। तो यहां पर ऐसा रखा जाता है। ऐसे क्या बोल रहा है, आयरन रिंग्स आर स्लिप्ड ऑन द वुडन व्हील बाय हीटिंग द आयरन रिंग, है ना। जैसे अब तो खैर वुडन व्हील यूज नहीं होते हैं, लेकिन भाई पहले के जमाने में तुमने देखा टांगे वांगे चलते थे तो उसमें लकड़ी के जो है क्या रहते थे, वो टायर यूज होते थे ना, लकड़ी के टायर। तो लकड़ी के टायर पे अब क्या करते थे उस टाइम पे, जब प्लास्टिक रबर वबर इतना यूज में नहीं था, तो के ऊपर क्या करते थे कि मेटल की पट्टी चिपका देते थे चारों तरफ। क्या करते थे उसको, वो मेटल की पट्टी को हीट करते थे, हीट करके वो एक्सपैंड हो जाती थी और फिर इस पे रख देते थे। तो अभी वो ज्यादा साइज हो गया उसका, फिर उसको एक्सपैंड किया। जैसे मान लो ये आपका व्हील है और मेटल की पट्टी जो है उसका साइज इतना ही है, तो अब इस पे चढ़ नहीं पाएगी, तो इसको हीट कर करके एक्सपैंड कर देते थे। तो एक्सपैंड करने से क्या होता था, वो अच्छी खासी फैल गई है, अब उसको ऐसे रख दिया, अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब वो ठंडे होते 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 क्या करेगी, सिकुड़ेगी। अब वो अपने ओरिजिनल इस लेंथ पे आना चाहिए लेकिन आ नहीं पाएगी, यहां पे जाके वो एकदम तगड़ी सी फिट हो जाएगी। ठीक है, एकदम तगड़े से फिट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो उससे क्या होगा भाई, वो लकड़ी का व्हील जो है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा चलते वक्त, है ना। तो ऐसे काम किए जाते हैं कि जब भी दो चीजें आपस में फंस गई है तो ऐसा ठंडा या गर्म करके जो है काम किया जा सकता है। ठीक, stopper of glass bottle jammed in its neck can be taken out by heating the neck। तो वही है कि अगर मान लो वो फंस गया है स्टॉपर, तो क्या करो, उस बॉटल को हीट करो, बॉटल को हीट करो तो क्या होता है, वो हीटिंग की वजह से एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होकर वो आराम से निकल जाएगा। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज मेड अप ऑफ इनवर, कोई अलॉय है ये जिंक और कॉपर का। क्यों यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम होता है। का जो अल्फा होता है वो क्या होता है, पहले ही अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, लेकिन इसका अल्फा बहुत ही कम होता है। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर के वेरिएशन पे टाइम पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ना के बराबर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो है एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखी जाएंगी चीजें कि एक्सपेंशन से जो असर आता है तो उस असर को नेग्लेक्ट करना है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली ये चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो आज का सेशन जो है वो होता है यहीं पे समाप्त। अब अपना जो है इस चैप्टर में बचा हुआ है थर्मल, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। तो कम से कम 2 लेक्चर्स लग जाएंगे और देखते हैं कि भाई किस टाइप का तुम्हारा रेस्पॉन्स रहता है इस लेक्चर को लेकर के। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।